पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं आप और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जानते हैं अमेरिका में हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद वॉशिंगटन में उनके सम्मान में स्टेट लंच दिया जाएगा। वहां आज कूटनीति के मैदान में मोदी हैं, बाजी मार चुके हैं और दूसरी तरफ देश की अंदरूनी सियासत में भी जबरदस्त डेवलपमेंट्स हुए। आज 2024 में मोदी रथ को रोकने के लिए आज पटना में ग्रैंड अलायंस की मीटिंग हुई है। 15 पार्टीज के 32 लीडर्स पटना में जमा हुए। राहुल, केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव सब एक साथ एक जगह दिखाई दिए। लेकिन मोदी को रोकने का फॉर्मूला क्या होगा? कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा? कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी कितनी सीटों की कुर्बानी देने को तैयार होगी? इसे लेकर बातचीत का पहला चैप्टर फिलहाल सस्पेंस के साथ खत्म हुआ। एक डेवलपमेंट यह भी है कि केजरीवाल फिलहाल अध्यादेश को लेकर अपनी मांग पर अड़ गए हैं और कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं। तो क्या विपक्षी एकता में पहली दरार दिखने लगी है? क्या एंटी मोदी मोर्चे का कोई ठोस फॉर्मूला आगे निकल पाएगा? ये रिपोर्ट देखिए आप। एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है। अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा। हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। एक ही बात हर जगह नहीं चलती। बेरोजगारी से हताशा बढ़ा है। जय हनुमान जी करके लोग चुनाव लड़ता है। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हैं। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। The history started from here. BJP wants the history should be changed. हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेकुलरिज्म पे अटैक हो रहा है। उसकी लेबोरेटरी हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। हमारी विचारधारा अलग है, मतलब भिन्नता हो भी सकती है और इस देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं। नीतीश ने विपक्षी एकता का मंच सजाया। 15 दलों के 32 दिग्गजों को साथ बिठाया, लेकिन नतीजा बिखराव का बिगुल बनकर सामने आया। केजरीवाल की पार्टी ने दो टूक कह दिया कि अब जिस बैठक में कांग्रेस शामिल होगी वो उसका बहिष्कार कर देगी। ये बयान सुनिए। अगर भविष्य में ऐसी कोई भी मीटिंग होती है जब लाइक माइंडेड पार्टी साथ में आती है और अगर कांग्रेस उसका हिस्सा रहेगी तो आम आदमी पार्टी का उसका हिस्सा रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ ग्रैंड अलायंस के बिग ड्रीम पर विभाजन की लकीर खिंच गई। साफ हो गया कि मोदी विरोध के नाम पर आगे जो भी महागठबंधन बनेगा उसमें या तो कांग्रेस नहीं होगी या आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनेगी। ऐसा क्यों हुआ? आम आदमी पार्टी का पारा क्यों चढ़ा? वजह आगे बताएंगे। पहले पटना वाली बिग मीटिंग का हाल दिखाते हैं। नीतीश के बुलावे पर कौन कौन आया, किसने कितना कहा, कितना छिपाया, जो जुबान से नहीं कहा उसे इशारों में कैसे बताया, इसकी एक एक डिटेल जान लीजिए। नीतीश की महामुहिम पर दोपहर करीब 12 बजे पटना में बैठक शुरू हुई। तो उसमें जेडीयू से नीतीश कुमार, आरजेडी से लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, राघव चड्ढा, टीएमसी से ममता बनर्जी, एनसीपी से शरद पवार, सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। इन सब के समेत 15 पार्टियों के 32 नेता शामिल हुए। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि संपूर्ण क्रांति की धरती पर नीतीश ने जो कुनबा जोड़ने की कोशिश की वो बैठक के बाद जब सामने आएगा तो बड़ा फैसला सुनाएगा। लेकिन करीब 5 घंटे तक चले विचार मंथन के बाद अगली बैठक का ऐलान हो गया। इसमें भी हिल स्टेशन वाला वेन्यू बताया गया, लेकिन तारीख पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई। दस या 12 तारीख को फिर शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा।
खड़गे के बयान से भी साफ हो गया कि आगे चलकर अगर कोई गठबंधन बन भी जाता है तो उसकी शर्तें राज्यों के हिसाब से तय होंगी। मतलब तकरार की गुंजाइश बनी रहेगी। इसीलिए सवाल बनता है कि खींचतान के खतरे के बीच क्या गठबंधन कामयाब हो पाएगा? बीजेपी विरोधी नेताओं की मंशा को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। स्वार्थ का गठबंधन, निशाने पर हिंदुस्तान। आज वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे, एकत्रित हुए पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिस ममता बंदोपाध्याय के हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून से सने हैं, वही हाथ एक दिन राहुल जी के सर पर दिखाई देगा। मोदी विरोधी मोर्चे को बीजेपी सत्ता के लिए भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीतीश की अगुवाई में इकट्ठा हुए नेताओं ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी सत्ता के दम पर डेमोक्रेसी को ही कुचलना चाहती है। बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसस टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। इसके लिए जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेकुलरिज्म पे अटैक हो रहा है, उसकी लेबॉर्ट्री हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से हुई और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए और गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना मई 2024 या उससे पहले जारी की जा सकती है। मतलब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने में 10 या 11 महीने का वक्त बचा है। मतलब टाइम कम है। ये बात मोदी विरोध के नाम पर एकजुट होने की कोशिश कर रहा विपक्ष भी समझ रहा है। इसीलिए कोशिश ये रही कि पहली ही बैठक में बड़े मुद्दे तय हो जाएं। बताया जाता है कि आज की बैठक में बीजेपी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का नाम तय करने, हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार खड़ा करने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सेट करने और दिल्ली के लिए लाए गए केंद्र के ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश का विरोध जैसे मुद्दों पर आम राय बनाने की कोशिश की गई। लेकिन दिल्ली के लिए लाए गए केंद्र के ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश का मुद्दा मोदी विरोधी मोर्चे के बिखराव की वजह बनता दिखाई दिया। कांग्रेस ने इस पर केजरीवाल का समर्थन करने से इनकार किया तो आम आदमी पार्टी ने रास्ता अलग करने का ऐलान कर दिया। आज एक बड़ी मीटिंग हुई पटना में, जहां पे 15 विपक्षी नेता और दल जुड़े। जब दिल्ली अध्यादेश का मैटर आया तो सारी विपक्षी पार्टियों ने आग्रह किया कि कांग्रेस भी इसका खंडन करे, लेकिन मीटिंग में कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर भविष्य में ऐसी कोई भी मीटिंग होती है जब लाइक माइंडेड पार्टी साथ में आती है और अगर कांग्रेस उसका हिस्सा रहेगी तो आम आदमी पार्टी का उसका हिस्सा रहना मुश्किल हो जाएगा। मतलब मतभेद वाले मौजूदा मुद्दे या जिन पर आगे चलकर विवाद हो सकता है, उन पर तकरीबन 5 घंटे तक चले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बावजूद कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। इसी बात पर बीजेपी खिल्ली उड़ा रही है। चाय नाश्ते की पार्टी थी, मीटिंग हो गई, अंदर में दोनों सब पार्टियों में गाली गलौज हो रहा था कि ये सब सारे लोग लुटेरे मिले हैं और नीतीश कुमार जी लुटेरों का सरदार बनना चाहते हैं। इतना ही था कि अगला डेट एक तय हो गया कि फिर जुलाई के अंदर मिलेंगे, तो इतना ही तो हुआ इस बैठक में से। तो निकला क्या? ये बैठक तो टाइम फिक्स हो गई। आखिर क्या देश की जनता नहीं जानना चाहेगी कि नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी कौन होंगे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले? असल में बीजेपी बार बार इस ग्रैंड अलायंस को बिना दूल्हे वाली बारात बता रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि मोदी के सामने चेहरा कौन होगा। अब इसे लेकर भी कुछ डेवलपमेंट्स दिखाई दी। जिस वक्त पटना में मीटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले ये खबरें फ्लोट हुई कि अब नीतीश कुमार विपक्षी खेमे के संयोजक बन सकते हैं। वो इस पूरे ग्रुप को लीड करने वाले रोल में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन
मीटिंग के दौरान लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद मोदी विरोधी मोर्चे को लीड करने वाले फेज को लेकर नई बहस शुरू हो गई। बारात का मंडप सजा हुआ है, दूल्हा ही नहीं मिल रहा है। दूल्हा कौन होगा? बाराती काफी आए, दूल्हा कौन है? अगर 24 के लिए बारात सजाई है तो कोई दूल्हा तो होना चाहिए। विपक्ष ने नीतीश की सदारत में मोदी विरोधी मोर्चा सजाया तो बीजेपी ने महाबैठक को भ्रष्टाचारियों की बारात बताया और बड़े से लेकर छोटे तक सारे नेता दूल्हे का पता पूछने लगे। बीजेपी ने दूल्हे वाले सवाल से विपक्ष को नेतृत्व विहीन साबित करने की कोशिश की और जवाब आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के हवाले से आया, वो भी इशारों में। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीतता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चले। और लालू ने ये बात अपने खास स्टाइल में बेहद हल्के फुल्के अंदाज में कही, लेकिन इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे। बात तो हम लोग का सलाह माने, सवाल पूछे जाने लगे, मोदी विरोधी पार्टियों की अगुवाई का जिम्मा क्या राहुल गांधी संभालने वाले हैं? अगर हाँ, तो क्या विपक्षी पार्टियां राहुल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हैं? पटना में 15 दलों की बैठक के बाद लालू को छोड़कर किसी ने राहुल को नेतृत्व सौंपने का इशारा नहीं किया। वैसे तो ये तय है कि अगर मोदी हटाओ मुहिम के नाम पर गठबंधन बना और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ठीक ठाक सीटें जीती तो पार्टी के नेता प्रधानमंत्री पद पर राहुल को ही बिठाना चाहेंगे। पटना में पार्टी ने राहुल को भविष्य का पीएम बताने वाले पोस्टर लगाकर अपना स्टैंड साफ कर दिया। 3 बार से बंगाल में सरकार बना चुकी ममता बनर्जी दिल्ली की गद्दी पर पहले ही दावा ठोक चुकी हैं। पटना वाली बैठक के लिए केसीआर को भले ही न्योता न मिला हो, लेकिन पीएम पद पर उनकी भी दावेदारी है। उद्धव ठाकरे भले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन राहुल के सावरकर वाले स्टैंड का विरोध करते रहे हैं। वैसे भी बैठक के दौरान सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, उसमें दावा किया गया कि नीतीश को विपक्षी गठजोड़ का संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन मीटिंग में इस पर भी फाइनल मुहर नहीं लग सकी। ये सच है कि नीतीश करीब करीब 2 दशक से लगातार बिहार की गद्दी संभाल रहे हैं। उन्होंने बेहद कम समय में विपक्ष की 15 पार्टियों को एक मंच पर पहुंचा दिया, लेकिन वो बीजेपी और आरजेडी के बीच बार बार पाला बदलते रहे। इसकी वजह से वो ट्रस्ट डेफिसिट के शिकार हैं। और रही सही कसर हैदराबादी भाईजान ओवैसी के बयान ने पूरी कर दी। 2024 में दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, हम भी नहीं चाहते, हमारी भी कोशिश होगी, मगर आप इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? गुजरात जलता रहा, आप बीजेपी के साथ थे, जितने भी नेता वहां पर हैं, ये 3 चीजों को नहीं चाहते कि इंक्लूडिंग बीजेपी, कि मुस्लिम, दलित और आदिवासियों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। वैसे जेडीयू खुद भी कह चुकी है कि नीतीश प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसमें चित को पट में बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन फिलहाल विपक्ष में लीडरशिप का जो क्राइसिस दिखाई दे रहा है, उससे बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। मोदी विरोधी मोर्चे की महामुहिम के बीच बीजेपी ने एक तरफ पटना में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वाले पोस्टर लगवाए, दूसरी तरफ पार्टी के नेता ताबड़तोड़ जुबानी हमले कर रहे हैं। एक कहना चाहता हूँ, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। ये ठगों का बारात आई है, उसके सहवाला में ये युवराज आए हैं सहवाला बन करके। ये ठगों के बारात, भ्रष्टाचारियों का, आतंकवादियों का और तमाम वंशवादियों का ये बारात है। ये बारात दूल्हे कौन होंगे? बारात का मंडप सजा हुआ है, दूल्हा ही नहीं मिल रहा है। दूल्हा कौन होगा? पहले बारात का दूल्हा तय होता है, दूल्हा है नहीं। दंगल कोई भी हो, चोट कमजोर नस पर की जाती है। बीजेपी भी यही कर रही है। इसका मौका भी उसी विपक्षी गठजोड़ ने दिया जो बैठक के पहले राउंड में लीडर तय करने में नाकाम रहा।
देखिए, जहां तक लीडर का सवाल है तो बीजेपी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनावी कैंपेन को लीड करेंगे, लेकिन इस वक्त ये मोदी वर्ल्ड डिप्लोमेसी का कैनवास और पोर्टफोलियो बदलने की तैयारी कर चुके हैं। इसकी तस्वीरें लगातार वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस से सामने आ रही हैं। अब इतना जरूर है कि मोदी के इस दौरे से, मोदी की शोहरत से, उनके रुतबे से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं और चीन स्पीचलेस है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के सबसे पावरफुल मंच पर मोदी और बाइडेन ने वैश्विक कूटनीति की एक लंबी लकीर खींची है। पीएम मोदी के यूएस दौरे का शेड्यूल काफी बिजी है। हर घंटा नए नए एंगेजमेंट्स हैं और ये सब इसलिए ताकि देश में विदेशी निवेश आ सके, कई कंपनीज इंडिया का रुख करें और हमारे देश को इकोनॉमिक सेक्शन में और ज्यादा रफ्तार मिल सके। I agree with President Biden that this is a defining partnership of this country. Because it serves a larger purpose. Democracy, demography, and destiny give us the purpose. पीएम मोदी के दौरे के अलग अलग इंटरैक्शंस पूरी दुनिया देख चुकी है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी की टेस्ला के फाउंडर और ट्विटर के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात, वर्जीनिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन में स्टूडेंट्स से इंटरैक्शन और व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन। लेकिन इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच किस तरह की डील्स हुई, क्या कुछ मिलेगा, इसका क्विक रिकैप समझने की भी जरूरत है। जहां तक बायलैटरल मीटिंग्स के बाद किए ऐलान का सवाल है, इसमें आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश सेम पेज पर हैं। स्पेस में सहयोग बढ़ेगा, भारत यूएस के आर्टेमिस अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। इसके तहत 2024 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। एयर इंडिया अमेरिका से 200 बोइंग विमान खरीदेगा। इससे इतर जेट इंजन डील और रीपर ड्रोन डील भी की गई। माइक्रोन नाम की कंपनी सेमीकंडक्टर वाली फैक्ट्री इंडिया में लगाएगी। दोनों देशों के बीच 5G और 6G टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन होगा। गूगल भारत में 82,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगा। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला भी भारत में प्लांट शुरू करेगी। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान ये हुआ कि इस बार अमेरिका ने खुलकर सीमा पार वाले आतंकवाद के इशू पर भारत को सपोर्ट किया। एक तरह से पाकिस्तान को आतंक फैलाने वाला देश करार दे दिया। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जैसे ही टेरर वाली बात सामने आई, पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम इमरान खान ने बाजवा को लताड़ लगानी शुरू कर दी। इमरान खान ने ज्वाइंट स्टेटमेंट वाले पेज को अपलोड किया और फिर शहबाज सरकार और पाकिस्तान आर्मी को जमकर कोसा। इमरान ने लिखा, जनरल बाजवा और पीडीएम में उनके शागिर्द कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग थलग कर दिया, लेकिन अब हम जनरल बाजवा और पीडीएम से पूछना चाहते हैं, पाकिस्तानी विदेश मंत्री के अनगिनत अमेरिकी दौरों के बावजूद
इंडिया यूएस ज्वाइंट डिक्लेरेशन ने पाकिस्तान को आतंक का प्रायोजक करार दे दिया, पाकिस्तान को इंडिया में आतंक फैलाने वाला मुल्क करार दे दिया। हालांकि जिस वक्त पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान अपनी ही सरकार को कोस रहे थे, उस वक्त अमेरिका पूरे मान सम्मान के साथ पीएम मोदी की आवभगत में लगा था। उसी दौरान नए कर्ज की तलाश में फ्रांस पहुंचे शहबाज शरीफ का भी एक वीडियो सामने आया है। तेज बारिश के बीच शहबाज मीटिंग वेन्यू पर पहुंचे। कार के गेट पर एक महिला प्रोटोकॉल ऑफिसर छाता लेकर खड़ी थी, मगर शहबाज शरीफ कार से उतरकर महिला अफसर से छाता लेते हैं, खुद आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोटोकॉल ऑफिसर भीगते हुए पीछे पहुंचती है। अब पाकिस्तान की ये हालत किसी से छिपी नहीं। आईएमएफ ने जब से कर्ज का दरवाजा बंद किया, तब से पाकिस्तान के पास गुजारे के लिए पैसे नहीं है, लिहाजा वो हर मुल्क की खाक छान रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया के बढ़ते कद को देखकर पाकिस्तानी भी अपने मुल्क के हुक्मरानों को जी भर के कोस रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर, आईटी, अकाउंटेंसी, व्हाटएवर जो फील्ड ले लें, वो मार्स पे जाने के लिए वहाँ प्लान बना रहे हैं, ट्रिप लग रहे हैं। वो इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं कि भाई हम आगे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो इस काबिल बन चुके हैं। हम इस काबिल ही नहीं, हमें खुदा ना खास्ता थोड़ा सा कुछ हो जाए, सैलाब आ जाए, हम खुद मोहताज होकर बैठ जाते हैं। तो फिर जो नरेंद्र मोदी इस काबिल हैं तो वो कर रहे हैं, बाकी हमारे इस तरह के हालात आजकल है ही नहीं। हम अपने नौजवानों की हेल्प नहीं कर पा रहे, हमारी हुकूमत। यहाँ पे शख्सियत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंट्री की जो है वर्थ की बात हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। हालांकि इस सब के बीच पीएम मोदी का एक बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। असल में भारत और अमेरिका के बीच जॉइंट स्टेटमेंट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हुआ। इसी दौरान पीएम मोदी से भारत में माइनॉरिटी के हालात को लेकर सवाल पूछे गए। तब पीएम मोदी ने जो कुछ कहा वो भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने स्टेट डिनर होस्ट किया था और ये इवेंट इस वक्त भी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक इस डिनर डिप्लोमेसी का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच डिनर से ठीक पहले मोदी और बाइडेन के फ्रेंडशिप टोस्ट को लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी ने कौन सा ड्रिंक लिया, बाइडेन ने बाएं हाथ से टोस्ट क्यों किया। इन सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा आपको। Two great friends, two great nations, and two great powers. Cheers. प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। जब हिंदुस्तान में लोग सो रहे थे, तब व्हाइट हाउस में भारत और अमेरिका के रिश्तों का नया सूर्योदय हो रहा था। इन रिश्तों की चमक ऐसी है जो काफी लंबे वक्त तक दुनिया पर छाई रहने वाली है और चीन, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को हद में रहने की हिदायत देने वाली है। दो महान राष्ट्र और दो महान शक्तियां। चीयर्स। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे का सबसे बड़ा दिन समाहित हो गया। मोदी के लिए अमेरिका के व्हाइट हाउस में शानदार डिनर आयोजित हुआ। स्टेट गेस्ट के तौर पर बाइडेन ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, टोस्ट रेज किया और दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका की दोस्ती को नए लेवल पर पहुंचाने का दम भरा। मिस्टर प्रेसिडेंट, आज की शाम को और अधिक खास बनाते हैं हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते ही लोग,
हमारी सबसे कीमती पूंजी है। आपने जापान में हम जब बैठे थे क्वाड की समिट में, तब आपने अपना एक प्रॉब्लम मुझे कहा था, और आपके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आपने उस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया होगा और जितने लोग यहां आना चाहते थे आप उन सभी को यहां पर फिट कर पाए होंगे। प्रधानमंत्री ने इसके बाद पोर्टस और फर्स्ट लेडी के आतिथ्य का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने बाइडेन से कहा कि वो सॉफ्ट स्पोकन हैं, लेकिन फैसले सख्त लेते हैं। लगभग 1 दशक पहले जब आप उपराष्ट्रपति थे तब मैं आपसे पहली बार मिला था, और आज भी मैं आप में वही कमिटमेंट, वही इंटेंसिटी देख रहा हूं। आप बोलने में सॉफ्ट है पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है, और मैं समझता हूं कि आपकी इस यात्रा में एक शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर जिल बाइडेन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं आप। बात असम की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने 22 जिलों को डुबो दिया है, और मुश्किल ये है कि फिलहाल बारिश से राहत मिलने के भी कोई आसार नहीं। बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई है इस रिपोर्ट में देखिए। पानी ना बरसे तो परेशानी, और अगर तबीयत से बरस जाए तो मुश्किल में जिंदगानी। असम ऐसी ही मुसीबत से तबाह है। मूसलाधार बारिश हुई तो बाढ़ आ गई। मकान, दुकान, खेत, खलिहान, सड़क, रास्ते, घाट, मसान सब देखते देखते डूब गए। असम में आई बाढ़ में 22 जिलों के 1300 से ज्यादा गांव डूबे, 14,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल डूबी और करीब 5 लाख लोगों की जिंदगी मुसीबत के भंवर में गोते लगा रही है। परसों दोपहर से शुरू हुआ था, लेकिन पूरा नहीं बिगड़ा था, लेकिन रात से बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो अचानक से लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर इतना फुल हो गया। ये तस्वीरें असम के कोकराझार की हैं। यहाँ पानी की धार ने ताकत दिखाई तो लकड़ी का पुल तबाह हो गया। कुछ ऐसा ही हाल बजाली जिले का भी है, जहां कई गांव डूबे हैं, लोग बेहाल हैं। बाढ़ के पानी ने अस्पताल को भी बीमार बना दिया। कल से सुबह 6 बजे से पानी आना शुरू किया है। इससे पहले हम रात को 7:30 बजे आकर उधर का जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ओटी वगैरह, लेबर रूम, जो हमारा कंप्यूटर वगैरह है, सब हर जगह। और आइए बात को सीधे अमेरिका लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जानते हैं वॉशिंगटन डीसी में हैं, जहां व्हाइट हाउस में इस वक्त हैंडशेक सेरेमनी जो चल रही है, और इसमें आप देख रहे हैं बिजनेसमैन मुकेश अंबानी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सत्य नडेला बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम बड़े उद्योगपति, आनंद महिंद्रा को आप देख रहे हैं, वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये हाईटेक हैंडशेक सेरेमनी है जिसपे पीएम मोदी की टेक इंडस्ट्री के सीईओज के साथ बैठक। तो भारत और अमेरिका के बीच निवेश और व्यापार के रिश्तों को नई बुलंदी पर लेकर जाने के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण, और पिछले 3 दिन में ये चौथी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये मुलाकात हो रही है। भारत का युवा विशेष करके टैलेंट के कारण आज विश्व में अपनी पहचान बनाता है। तो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का एक मिलन, मैं समझता हूँ अपने आप में एक उज्जवल भविष्य के लिए गारंटी लेकर के आया। ये सुबह कुछ ही मित्रों के बीच की है, लेकिन ये सुबह उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आई है। और मैं राष्ट्रपति बाइडेन का इस महत्वपूर्ण, भले ही छोटी हो, लेकिन मैं कहता हूं ये होनहार है, ये शानदार है और ये धारदार भी है।
और ये आने वाले भविष्य को बनाने वाले हैं। और इसलिए एक उज्जवल भविष्य की आशा अपेक्षा के संकल्प के साथ हम सब लोग राष्ट्रपति बाइडेन का जो विजन है, भारत के जो एस्पिरेशंस है, राष्ट्रपति बाइडेन के पास जो ताकत है और भारत के पास जो संभावनाएं हैं, उन सबको लेकर के आगे चलने का एक मक्कम निर्धार का ये अवसर है। और इसके लिए मैं सचमुच में मेरे मित्र रहमान को बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारत की यात्रा की, काफी समय निकाला और उन्होंने खुद ने जो अनुभव किया और उन्होंने आकर के यहाँ इसको आगे बढ़ाया। मैं आपका भी आभारी हूँ। राष्ट्रपति बाइडेन जी का जितना आभार करो उतना कम है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Thank you very much. Thank you for coming in, folks. Expressing